हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी जिनके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और डी ट्रिपल एस बी EMRS परीक्षाओं के साथ साथ यूजीसी नेट JRF की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886 और ऑप्शन डी 1887। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और इन्हीं की अध्यक्षता में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी उदयपुर। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। साथियों, आप सभी को बता दें, माउंटबेटन ने देशी राज्यों के विलीनीकरण या सम्मिलन के लिए दो प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाए थे। पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यह एक प्रकार का सम्मिलन पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत देशी रियासतें जो थी वो भारतीय संघ में शामिल हो जाती थी। सबसे पहले बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को इस सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। वहीं माउंटबेटन ने जो विलीनीकरण या सम्मेलन के लिए दूसरा प्रपत्र तैयार किया था उसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। यह एक प्रकार से यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी और ऑप्शन डी उपयुक्त सतारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतारा। 1942 ईस्वी में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा और तामलुक में समांतर सरकारें गठित की गई थी और उस वही सतारा महाराष्ट्र की जो समानांतर सरकार थी वो सबसे ज्यादा दीर्घजीवी साबित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी रॉलेट बिल के विरुद्ध सत्याग्रह, ऑप्शन सी महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह और ऑप्शन डी बायकोन सत्याग्रह। राइट आंसर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था और अन्य जो सभी सत्याग्रह हैं, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, रॉलेट बिल के विरुद्ध सत्याग्रह हो या वाइकोन सत्याग्रह हो, सभी का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1665 में निम्नलिखित में से किसने बंबई को अपने अधिकार में ले लिया? ऑप्शन ए इन्फेंटा, ऑप्शन बी चारनाक, ऑप्शन सी जेरल्ड अनिंगियर, ऑप्शन डी हम्फ्री कुक। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, जेरल्ड अनिंगियर जो थे इन्होंने 1665 ईस्वी में बंबई को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऑप्शन बी है द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर सी वॉइस ऑफ द सिटी और ऑप्शन डी है प्रिजन डायरी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉइस ऑफ द सिटी जो है ये विजय लक्ष्मी पंडित की पुस्तक नहीं है, बाकी अन्य सारी पुस्तकें विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन डी JB कृपलानी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश 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 में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए कलकत्ता सत्र 1888,
ऑप्शन बी कलकत्ता सत्र 1906, ऑप्शन सी लाहौर सत्र 1885, ऑप्शन डी बॉम्बे सत्र 1889। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता सत्र 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? ऑप्शन ए खुशीराम, ऑप्शन बी हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन सी सरस्वती टमटा, ऑप्शन डी जयानंद भारती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोला पालकी आंदोलन के नायक जयानंद भारती थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का साथ दिया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी न्यायाधीश पक्ष, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी ऑल इंडिया अच्युत फेडरेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध करने में कांग्रेस का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सियालदास, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहां हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी बेल्लूर और ऑप्शन डी अवध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला विद्रोह बेल्लूर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाकेसियो, ऑप्शन बी इरेस्मस, ऑप्शन सी टॉमस मूर और ऑप्शन डी शेक्सपियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक इरेस्मस माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी हाल्ट मैकेंजी, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर सी दत्त, ऑप्शन सी चार्ल्स वुड और ऑप्शन डी एम एन राय। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है और इन्होंने इसी पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। एम एन राय एक महत्वपूर्ण भारतीय विचारक हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जो है क्या किया है, इन्होंने, आप सभी लोग बताएंगे, संविधान के बारे में इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, वो आप सभी लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके साथ समय में बिछाई गई? ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा में मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1857। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नागरिक सुधार से, ऑप्शन बी रेलवे से, ऑप्शन सी शिक्षा से और ऑप्शन डी सिंचाई से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध सिंचाई से है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी सोना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी वो तांबे की चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, वह भक्तिकाल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी बल्लभाचार्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद भक्तिकाल के वो संत थे जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भक्तकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामानंद और ऑप्शन डी दादू। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जी ने सबसे पहले अपने उपदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर जो थे मुगल काल के प्रसिद्ध शासक, इन्होंने राम सीता के अंकन के युक्त सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए शेखजादा, ऑप्शन बी मिर्जा, ऑप्शन सी खान खाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन सी माहम अनगा, ऑप्शन डी मानमती बाई।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई थी? साथियों, ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी पार्सियन, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी फ्रेंच। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। साथियों, तुझके बाबरी जो है ये बाबरनामा के नाम से भी जानी जाती है और ये बाबर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ था किसके अधीन? ऑप्शन ए बहार खां के अधीन, ऑप्शन बी जलाल खां के अधीन, ऑप्शन सी जमाल खां के अधीन, ऑप्शन डी ताज खां के अधीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहार खां के अधीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी नूरजहां। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए है 1560 ईस्वी, ऑप्शन बी 1570, ऑप्शन सी 1562, ऑप्शन डी 1573। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1562 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन, ऑप्शन बी एक अनुवाद विभाग की स्थापना, ऑप्शन सी अन्न पर से कर समाप्त करना, ऑप्शन डी बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? ऑप्शन ए दाम, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी जीतल और ऑप्शन डी दोगानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सल्तनत काल में दाम जो है ये एक प्रचलन में नहीं सिक्का था। बाकी टका और जीतल किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? आप सभी को नाम बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था? ऑप्शन ए रावलपिंडी में, ऑप्शन बी इस्लामाबाद में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी यहिया बिन अहमद सिरहिंदी और ऑप्शन डी शहाबुद्दीन अहमद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो के द्वारा लिए तूतिया हिंद का उपनाम प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अकबर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन ने घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए फरीद, ऑप्शन बी जूना खां, ऑप्शन सी अबुल हसन और ऑप्शन डी निजामुद्दीन हसन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सारथवाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए जिला प्रशासन के प्रमुख को, ऑप्शन बी व्यापारिक कारवां के प्रमुख को, ऑप्शन सी समिति के प्रमुख को और ऑप्शन डी श्रेणी के प्रमुख को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में सारथवाह व्यापारिक कारवां के प्रमुख को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश कर लिया था? ऑप्शन ए धंगदेव ने, ऑप्शन बी विद्याधर ने, ऑप्शन सी ननुक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर ने। अगला प्रश्न है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम क्या था? ऑप्शन ए महफूजा, ऑप्शन बी मंसूरा, ऑप्शन सी सेवान और ऑप्शन डी थट्टा। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महफूजा। यानी 1731 ईस्वी में अरबों ने जो सिंधु नदी के तट पर नगर स्थापित किया था उसका नाम था महफूजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज प्रथम, ऑप्शन डी कुलोतुंग प्रथम। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब सही सुमेलित तथ्यों पर हैं, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उसके बाद जो राइट आंसर आए उसको आप सभी को
दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख लें, एक तरफ राजाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ महिलाओं के नाम दिए गए और इनको सही सुमेलित करना है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, आप सभी लोग मिलाएं और तो साथियों 43 के लिए राइट आंसर ही हम आप सभी को बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। यानी पहला वाला तीसरे से मिलेगा, दूसरा वाला दूसरे से मिलेगा और तीसरा वाला पहले से मिलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? ऑप्शन ए तुषास्प, ऑप्शन बी पुष्यगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी राधागुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्यगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 6 वर्गों में, ऑप्शन सी 8 वर्गों में, ऑप्शन डी 7 वर्गों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 वर्गों में बताता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी मगध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वज्जी में जो है राजतंत्रात्मक शासन नहीं बल्कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और आगे की तैयारी और प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाली बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रख सकें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी पूर्व वैदिक, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक और ऑप्शन डी ताम्रपाषाण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर वैदिक। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी सूत्र और ऑप्शन डी महाकाव्य। इसका तो सीधा सा राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद है और वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के सम्मिलित रूप को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वाघभट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए आयुर्वेद से, ऑप्शन बी दर्शन से, ऑप्शन सी भाषा विज्ञान से, ऑप्शन डी संगीत से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी धौलावीरा से, ऑप्शन डी सुरकोटदा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ऑप्शन ए पत्थर से, ऑप्शन बी चीनी मिट्टी से, ऑप्शन सी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, ऑप्शन डी ताम्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चनहूदड़ो और ऑप्शन डी धौलावीरा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी रावी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हड़प्पा कालीन जो हैं कुछ स्थल दिए गए हैं, लिखा है सूची 1 हड़प्पा कालीन स्थल एवं सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं और मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों मिलान करते हैं और देखते हैं कौन सा मिलान बनेगा और कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मिला है एक बड़ा अन्नागार, तो पहले का बी हो गया। और लोथल से क्या मिला है? ईंटों से बनी गोदी मिली है, गोदीवाड़ा, तो ये हो गया। और कालीबंगा से क्या मिला है? नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। सुतकांगेडोर से क्या मिला है? तो नगर दुर्ग और किलेबंदी निचली बस्ती मिली है। इस तरीके से तो पहले का दूसरा एक ही में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कंगारू और ऑप्शन डी शियार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाथी। अगला प्रश्न है, वसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? ऑप्शन ए नवपाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र युग, ऑप्शन सी लौह युग और ऑप्शन डी चित्रित धूसर भांड संस्कृति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण युग। अगला प्रश्न है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? ऑप्शन ए बदमदुरे, ऑप्शन बी
अतिरमपक्कम, ऑप्शन सी पल्लवरम और ऑप्शन डी संगनकल्लू। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पल्लवरम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए चिरकी निवासा, ऑप्शन बी डिडवाना, ऑप्शन सी हुसंगी और ऑप्शन डी पैसरा। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी पैसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। ऑप्शन ए ले मेजुरायर, ऑप्शन बी फ्रेशर, ऑप्शन सी माइल्स बर्किट, ऑप्शन डी कार्लाइल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ले मसूरिये भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक का। यह प्रसिद्ध इस स्लोगन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए काकीनाडा 1923, ऑप्शन बी बेलगांव 1924, ऑप्शन सी कानपुर 1925, ऑप्शन डी गुवाहाटी 1926। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गांधी जी ने बेलगांव में जो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता की थी और इन्होंने मात्र एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के नाम से लोकप्रिय हुए या लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेख नासिरुद्दीन महमूद को। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था? ऑप्शन ए इब्राहिम खान गारदी, ऑप्शन बी नबीब उद्दौला, ऑप्शन सी मुजफ्फर हुसैन, ऑप्शन डी दोस्त मोहम्मद रुहेला। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम खान गारदी। तो साथियों, ये था हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसके अंतर्गत हमने 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी और हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। अगर आप सभी को इन प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हम पिन करे दे रहे हैं, वहां से आप सभी लोग इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कास्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर स्कोर करें, इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।